हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की आपकी क्लास होने वाली है 33 नंबर की। आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। अंजलि भारत जीके 0968 ये मेरी आईडी है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अपना, भारत का सबसे छोटा बांध किस राज्य के अंदर स्थित है। और अभी जो मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ वो सारे आपके एनालिसिस के ऊपर हैं, जो आपकी अभी हाल ही में एग्जाम चल रही है। न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और जो रह चुके हैं, पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए हैं एज की वजह से या कोई भी कारण रहा है, तो वो अब जरूर फॉर्म भरें। अभी कल परसों ही आपकी वैकेंसी आई है, मतलब जून में आपके फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे, तो आप कंप्लीटली अपना फॉर्म जरूर डालें उसमें। दूसरा अपन बात कर रहे हैं, अभी जो मैं प्रश्न सारे लेके आई हूँ, उससे पहले मैंने ओल्ड पेपर भी करवाए हैं, आई होप आपने देखे होंगे। अभी जो पेपर लेके आई हूँ मैं, ये पूरा सेट, इसके अंदर आपके एनालिसिस के ही क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं आपके एग्जाम में, कौन से टॉपिक आपको बेस्ट तरीके से कंप्लीट करना है। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे छोटा बांध किस राज्य में स्थित है। अब मैं बांध की बात करूं तो बांध से ही याद आएगा आपको उत्तराखंड टिहरी बांध। आप पूछोगे, बात यहाँ हो रही है गोवा की। गोवा के अंदर क्या है, सबसे छोटा बांध है। और गोवा वाले बीच पे जाना है ना, तो बीच वगैरह पे पहुंचना, इसके साथ साथ एक बांध भी देख के आ जाना गोवा जाके। तो बांध कहाँ पे आ जाएगा, गोवा। अगर मैं बात करूँ सिक्किम की, तो सिक्किम किस क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बताया है मैंने आपको काफी समय। उत्तराखंड के अंदर कौन सा बांध है, बांध है बड़ा टिहरी बांध, यहाँ पे है टिहरी बांध, बड़ा बताऊंगी मैं आगे आपको। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार साक्षरता के मामले में क्या है, पीछे हैं। साक्षरता के मामले में पीछे हैं भारत के जितने अन्य राज्य हैं उनके मुकाबले। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है। तानसेन समारोह से क्वेश्चन बन चुके हैं काफी समय आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। तानसेन समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है, तो ये होता है ग्वालियर में। और इसी जगह क्या है, तानसेन जी की क्या है, समाधि भी बनी हुई है। मकबरा अलग है, समाधि अलग है, यानी हिंदुओं में क्या है, समाधि आता है, उसी के विपरीत मुस्लिमों में मकबरा बोला जाता है। तो ग्वालियर के अंदर समाधि स्थित है तानसेन जी की। और ये कौन थे, तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन जी। इनके राग आलाप मतलब बहुत ही गजब हुआ करते थे, बहुत अच्छा ये क्या है, सॉन्ग गाया करते थे, यानी संगीतज्ञ थे ये। अब तानसेन समारोह ग्वालियर में हो रहा है, इसकी बात तो अपन कर चुके हैं। अब बात करेंगे धार की, क्योंकि बात यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर की हो रही है। धार की अगर मैं बात करूं तो धार में आयोजित होता है मांडू महोत्सव। क्या होता है, मांडू महोत्सव। सभी को पता होगा ना, बहुत सारे क्या है, महल बने हुए हैं यहाँ पे, बाघ की गुफा यहाँ पे है, मांडू जहाज महल, रानी रूपमती की कहानी, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम की दास्तां, सारी की सारी चीजें अगर देखनी है तो आपको जाना होगा धार के अंदर। और यहाँ पे एक खरबूजा महल भी है। खरबूजा महल क्यों, क्योंकि क्या है, खरबूजे की आकृति में वो बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ खजुराहो की, तो खजुराहो में क्या आयोजित होता है, खजुराहो महोत्सव। क्या होता है, खजुराहो महोत्सव। और इससे संबंधित तो लगभग एमपी की बहुत सारी एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन बन चुका है। एक तो क्या है, ये यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल है खजुराहो, इसके 2003 में शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर मैं खजुराहो की बात करूं तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा मंदिर है जो बहुत ही लोकप्रिय रहता है। एक तो हरदेव महादेव मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है। तो ये जो महादेव मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा यहीं पे खजुराहो के अंदर। ये जो मंदिर बने हुए हैं कौन सी शैली में आते हैं, तो पंचायतन शैली में आते हैं। पंचायतन शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। क्वेश्चन आया था आपकी एमपी पुलिस की एग्जाम 2021 में जो आयोजित हुई थी, उसमें आपसे पूछा गया था खजुराहो के मंदिर किस शैली में क्या है, आयोजित हुए थे, बनाया गया था। वो सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। और उज्जैन की अगर बात करें तो महाकाल कॉरिडोर यहाँ पे बना हुआ है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सिग्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सिग्मा महोत्सव, सारे के सारे महोत्सव आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। बात कर रहे हैं अपन सिग्मा महोत्सव की, मनाया कहाँ पे जाता है, गोवा के अंदर आयोजित होता है। ये भी गोवा ही अपना आंसर हो गया है, मतलब गोवा तो अपन को जाना ही
पड़ेगा। तो गोवा की बात हो रही है, सिग्मा महोत्सव आयोजित होता है। ये क्या करते हैं, मुखौटे लगाते हैं, एक मुखौटा नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश कर्नाटक साइड जो होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी मुखौटा लगा के ही करते हैं। सिग्मा महोत्सव उनका जो चेहरा होता है वो हल्दी में हो जाता है, पूरा गोवा के अंदर आयोजित होता है। असम की मैं बात करूँ तो बिहू महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। बिहू यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य भी है और बिहू के नाम से क्या है, ये यहाँ पे महोत्सव भी मनाते हैं। मणिपुर यांगसो क्या है, यांगसो महोत्सव मनाया जाता है। यांगसो महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे, ये मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं उड़ीसा, तो उड़ीसा में क्या है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। सभी जानते हैं ना, जगन्नाथ का मंदिर यहाँ पे है। तो जगन्नाथ क्या है, जगन्नाथ रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है और इसी के साथ में राजाजी महोत्सव मनाया जाता है। राजाजी महोत्सव मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित हैं। बात यहाँ पे कर रहे हैं जगन्नाथ की। तीनों भाई बहन की क्या है, यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है। पहले है भगवान कृष्ण जिनका नाम यहाँ पे है जगन्नाथ के नाम से। दूसरा बीच वाला जो रथ आता है वो आता है माता सुभद्रा के नाम पे, जो इनकी बहन रहती है। और तीसरा रथ जो होता है बलराम जी के नाम पे होता है, वो इनके बड़े भैया होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आजादी का अमृत महोत्सव मंत्रालय से संबंधित है। आजादी का अमृत महोत्सव अभी मनाया गया था 75वीं वर्षगांठ के ऊपर, सभी को पता होगा अच्छे से। मनाते हैं कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ था, यानी किससे संबंधित है, तो ये आ जाएगा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है, काफी समय बताए हैं, आपको पता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए आप कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, डीमोटिवेट होता है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छे और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ आपके लिए अच्छे से, तो आपको सिर्फ कमेंट ही करना है। और कमेंट में भी इनके आंसर करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं भी करना चाहो तो आप सिर्फ इतना ही लिखो आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करें वित्त मंत्रालय की, तो कौन है, निर्मला सीतारमण जी, सभी जानते हैं। रक्षा मंत्रालय के कौन है, राजनाथ सिंह जी। और जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा, सभी जानते हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है टिहरी झील महोत्सव के राज्य में मनाया जाता है। टिहरी बांध कहाँ पे है, क्या है, भारत का सबसे ऊंचा लंबा चौड़ा कौन सा बांध है, कमेंट करके बताना। टिहरी झील महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। क्या मनाया जाता है, टिहरी झील महोत्सव। झील से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूरा झील का एक वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ट्रिक वाइज मैंने आपको बताया है किस प्रकार की झीलें कौन से राज्य में स्थित है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं, उनके साथ में मैं प्रैक्टिस सेट भी करा चुकी हूँ। और हाँ, इसके साथ ही अपनी अभी चेतक सीरीज भी चल रही है, नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। चेतक सीरीज के अंदर अपन ने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक शामिल किए हैं, जिसमें मैंने प्रमुख टॉपिक लिए हैं 25, जिसमें से 5 से 7 टॉपिक अभी कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी टॉपिक पर डे चल रहे हैं अपने। तो सारे इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक लिए, जैसे बंदरगाह से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, झील, राष्ट्रीय उद्यान, बदले गए हाल ही में नाम, ब्रांड एम्बेसडर, GI टैग, जितने भी टॉपिक है ना अच्छे लेवल के जो एग्जाम में आते हैं, वो सारे टॉपिक मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। 25 दिन में आपके सारे के सारे वो, और कम टाइम में, यानी कि 20 मिनट का शो ही आप समझ लीजिए। 20 मिनट में मैं पूरा एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा रही हूँ। जरूर उस सीरीज को आप अटेंड करें, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, 26वां हुनर हाट महोत्सव कहाँ मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है 26वां हुनर हाट महोत्सव। चलिए नेक्स्ट है जल मंदिर किस राज्य में स्थित है, जल मंदिर। अब जल मंदिर की मैं बात करूं, मंदिरों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, सभी को पता है। बिहार के अंदर है जल मंदिर, क्या है, जल मंदिर, बिहार के अंदर है जल मंदिर। और ये क्या है, ये मंदिर जो बना हुआ है इस प्रकार की आकृति में है, ये आने का रास्ता है और इस जगह पे ये मंदिर बना हुआ है। बाकी क्या है, बेल वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। और ये जो मंदिर है जैन धर्म को समर्पित है, किसको समर्पित है, जैन धर्म को ये मंदिर क्या है, समर्पित है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो गुजरात में है सोमनाथ मंदिर और दूसरा पावागढ़ मंदिर। क्या है, पावागढ़ मंदिर,
पावागढ़, और पावागढ़ से है पावागढ़ वाली माता। सुना होगा ना, नवरात्रि में आप गरबे वगैरह खेलते हो डांडिया, तो उसमें गाना चलता है पावागढ़ के नाम से, तो वो है गुजरात का। और डांडिया जो है प्रसिद्ध नृत्य भी यहीं का है, गुजरात का। हरियाणा में कौन सा मंदिर है? अगर आप हरियाणा से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आपसे यहाँ पूछा गया है पुरुष के बारे में, है ना, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पुरुष ही है। अगर महिला आ जाता तो फातिमा बीबी हो जाता, पर यहाँ पूछा गया है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हीरालाल जे कार्निया। क्या है? हीरालाल जे कार्निया क्या है? ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। और महिला के बारे में अगर पूछा जाए, महिला प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो आ जाएगी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, फातिमा बीबी आ जाएगी। बाकी तो अभी ये हाल ही में चल रहे हैं, 46, 47, 48। रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा और शरद बोबड़े, ये भी हाल ही के हैं, है ना, पिछले 2-5 सालों के अंदर के। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, किसे दे सकते हैं? घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बस कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? न्यायालय के न्यायाधीश की अगर बात हो रही है, इसको शपथ भी यही दिलाते हैं, तो इनका जो है रिटायरमेंट होके जाना है या त्याग पत्र देना है, वो भी इनके ऊपर निर्भर होता है राष्ट्रपति जी के ऊपर, यानी कि इन्हीं को ये दे के जाएंगे। अगर यहाँ बात करूँ मैं उपराष्ट्रपति की भी, अगर ये भी अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास में। बात करें राष्ट्रपति जी की कि वो क्या है, अपना पद छोड़ देते हैं, अगर पद छोड़ते हैं तो वो किसको देंगे? तो वो उपराष्ट्रपति जी को देंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर प्रधानमंत्री जी अपने पद का त्याग पत्र करना चाहें, यानी त्याग देना चाहें, तो वो किससे देंगे, यानी त्याग पत्र किसको दे जाएंगे? त्याग पत्र कमेंट करके बताना, या न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, किसे देंगे? या फिर इनका जो स्वयं का मंत्रिपरिषद होता है, सलाहकार, उनको देंगे या किसी और को देंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे लंबी तट रेखा वाला भारत का कौन सा राज्य है? तट रेखा, देखिए मैंने यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो शामिल किए हैं, क्योंकि सबसे लंबी तट रेखा वाले की बात करूँ तो गुजरात ही आएगा। सबसे लंबी तट रेखा यानी समुद्री इलाके की बात हो रही है, समुद्री इलाके की। और अगर आपसे कॉर्नर के राज्य पूछे जाए तो देखिए, भारत का नक्शा तो अच्छे से तो आता है नहीं मुझे बनाते, फिर भी मैं बना देती हूँ, समझ जाइएगा आप, मेरी भावना समझिएगा, है ना। ये इस पे माइंड मत कीजिएगा कि कौन सा नक्शा बनाए। श्रीलंका तो साथ में ही आती है, सभी को पता है। ये है अपना भारत, है ना, बीचों बीच में हृदय प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश सभी जानते हैं अच्छे से। अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ से जम्मू कश्मीर, यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कि तमिलनाडु तक कन्याकुमारी, और इधर आ जाती है लास्ट सीमा गुजरात की, गुजरात बॉर्डर। इस साइड आ जाती है अरुणाचल प्रदेश और असम आ जाता है अरुणाचल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, जैसे कि लास्ट धरातली स्थल पर जो सीमा बनाते हैं वो कौन से राज्य लगते हैं, तो ये 4 राज्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो ये आप देख लीजिए। तो मैंने इसमें शामिल कर लिया है गुजरात, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी यहाँ पे आ जाता है। धनुषकोटी आप जानते हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो कमेंट में आप बताएंगे मुझे। बाकी यहाँ पे बात हो रही है सबसे लंबी तट रेखा की, तो मैंने आपको बता दिया, जैसे बंदरगाह वगैरह की भी बात हो जाए, क्योंकि कांडला बंदरगाह यही है। बंदरगाह भी मैंने आपको सारे पढ़ा दिए ना, नावा शेवा, मुंबई, नेहरू बंदरगाह, सारे के सारे बंदरगाह भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चलिए अब आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गहरी कोयले की खान कहाँ पे स्थित है? कोयला। अब कोयले की बात हो रही है, कोयले की खान जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आ जाएगी झारखंड के अंदर। और झारखंड की जो खान है वो आ जाएगी रानीगंज। ये सर्वाधिक कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एंथ्रासाइट भी पाया जाता है। और एक और प्रसिद्ध किस्म है, ये एंथ्रासाइट मैंने बताया था ना, जो कोयले की किस्म होती है, हाथ में लेने पे भी काला नहीं होता है आपका हाथ, एकदम अलग से चमक बनी रहती है उस कोयले के अंदर। तो ये यहीं पे पाया जाता है। तो झारखंड के रानीगंज में दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बाकी धनबाद है, ये भी कोयले की खान है, और मध्य प्रदेश के अंदर हीरा भी पाया जाता है और कोयला भी
पाया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं, भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन कहां पे स्थित है? ऊंचा रेडियो स्टेशन, बहुत सारे इसका आंसर क्या है, या तो जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश लगा के आ जाते हैं, बल्कि इसका आंसर सही हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई में क्या है, सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन यहीं पे स्थित है। हिमाचल प्रदेश तो घूमने जाओ तो कुल्लू मनाली यहीं पे है। राजस्थान में अगर जाओगे तो माउंट आबू, गुरु शिखर जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है वो यही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट है, बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है? राज्यों से अलग हुए हैं, कितनी तारीख को, कौन से सन में अलग हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो जरूर से नोट डाउन करें। बिहार से कौन सा राज्य अलग होता है? तो बिहार अलग होता है, मतलब बिहार से अलग हो गया है झारखंड, है ना, बिहार से अलग हो चुका है झारखंड। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तेलंगाना किससे अलग होता है, तो आंध्र प्रदेश से अलग होता है। और आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य रहता है जो क्या कहता है, भाषाई आधार पे हमको अलग कर दो, हम यहाँ पे तेलुगु बोलेंगे और तेलुगु लैंग्वेज वाले जितने भी लोग हैं हम आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाएंगे, और फिर क्या है, आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है। आंध्र प्रदेश से अलग होता है तेलंगाना 2014 के अंदर। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ अलग होता है मध्य प्रदेश से। कब होता है? 2000 के अंदर, है ना। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात किससे अलग होता है? ये मुंबई से अलग होता है, और मुंबई से महाराष्ट्र भी होता है, ठीक है। तो गुजरात की यहाँ पे बात कर रहे हैं, गुजरात मुंबई से ही अलग होता है। चलिए नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसे दिया गया है? ये 2020-21 में मिलता है इनको। 2020 का जो है मानसा वाराणसी को दिया जाता है, मानसा वाराणसी को दिया जाता है। हरना संधू, मानुषी छिल्लर, ये दोनों भी क्या है, बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं। पद क्या है? मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के पद पे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु, देश बंधु की अगर मैं बात करूं तो इनके नाम के आगे ही लगा हुआ है देश बंधु चित्तरंजन दास। क्या बोला जाता है इनको? देश बंधु चित्तरंजन दास इनको बोला जाता है। CF एंड्रयूज, इनको बोला जाता है देश हितैषी, देश हितैषी इनको बोला जाता है। एक और नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी इनको बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या बोला जाता है? तिलक को लोकमान्य, क्या बोला जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको बोला जाता है। और दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे वृद्ध, यानी कि द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। वृद्ध पुरुष की इनको क्या है, उपाधि दी गई है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है, इसका आंसर तो हो चुका है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन, तो ये जाना जाता है कपिल देव को। क्या कहा जाता है इनको? हरियाणा हरिकेन, हरिकेन। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं के नाम पे क्या है, अभी खेल रत्न का, यानी कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। और मेजर ध्यानचंद की अगर मैं बात करूं तो इनका उपनाम है हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। मिल्खा सिंह की अगर मैं बात करूं तो फ्लाइंग सिख इनको कहते हैं, फ्लाइंग सिख। और लाला लाजपत राय की अगर मैं बात करूं तो पंजाब केसरी, क्या है ये? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के नाम से इनको जाना जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, बाजरा एवं सरसों के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान से कौन सा राज्य है? यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे अच्छी किस्म अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी, बाजरा और सरसों, इसी के साथ में क्या है, मोटा अनाज। क्या है? मोटा अनाज। तो ये कहाँ पे ज़्यादातर उत्पादित होते हैं? तो ये हो जाएंगे अपने राजस्थान के अंदर। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है, यानी कि सबसे अच्छी किस्म के गेहूं अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश क्या है, दाल तिलहन के मामले में सबसे आगे हैं, और इन्हीं के अंदर आता है सोयाबीन। इसी वजह से तो सोया स्टेट इसको कहा जाता है, और टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश के टाइगर भी ज़्यादा यहाँ पे है, और इसके साथ साथ में सोयाबीन का उत्पादन भी सबसे अधिक यहीं पे होता है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो ये उत्पादन करते हैं चाय के, चाय का उत्पादन असम में भी होता है। इसी के साथ में सूरजमुखी का उत्पादन ये करते हैं, सूरजमुखी,
सूरजमुखी का उत्पादन भी यहीं पे जोरों शोरों से होता है कर्नाटक के अंदर। देखिए चाय यहाँ की भी मिलती है, दार्जिलिंग की चाय भी मिलती है असम गुवाहाटी के अंदर, जिसको क्या है जीआई टैग दिया गया है। तो वो चाय भी अलग है और ये भी अलग है, तो चाय की यहाँ पे भी उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? भारत में सारे बंदरगाह पढ़ा चुकी हूँ मैं, 13 के 13 इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो कि कहाँ पे हैं? भारत के अंदर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 1999 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था? विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी रेलवे, कालका रेलवे, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी को क्या है 1999 के अंदर शामिल कर लिया गया है। दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी रेलवे कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? हिमाचल में है। और ये कहाँ पे है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और हिमाचल। कालका मेल रेलवे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला अलग है भैया, आप अच्छे से याद रखिएगा, सिर्फ कालका रेलवे की बात हो रही है। और इन तीनों को क्या है 1999 में विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? यानी कि लेटेस्ट आपसे पूछा गया है, अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया था? तो धोलावीरा को शामिल किया गया था 2021 के अंदर। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो रूपेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर कहाँ पे हैं? ये तेलंगाना के अंदर हैं, तेलंगाना के अंदर। और इन दोनों को क्या है 2021 में शामिल किया गया है, 2021 में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो 2016 के अंदर शामिल किया गया है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो 2014 के अंदर इसको शामिल किया गया है। यानी कि ये इसके सन है, सन समेत आपको याद रखना होगा कि विश्व विरासत सूची में किसको शामिल किया गया था। तो हाल ही में ऐतिहासिक दृष्टि से धोलावीरा को शामिल किया गया, और मंदिरों की दृष्टि से देखा जाए तो रामप्पा मंदिर, रूपेश्वर महादेव जो कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है, इसको शामिल किया गया है। बाकी ये नेशनल पार्क है और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बढ़े, तो सन भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हवा महल संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आपने हवा महल देखा है तो आपको अभी सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि संग्रहालय कहाँ पे है। कितनी खिड़कियां हैं यहाँ पे? अगर आप राजस्थान से हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि 1000 प्लस तो शायद खिड़कियां हैं यहाँ पे। बात कर रहे हैं हवा महल संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आ जाएगा राजस्थान के अंदर। और राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसी के अंदर क्या है ये बना हुआ है, क्या है? जयपुर का हवा महल, हवा महल। और यहीं पे क्या है? संग्रहालय भी स्थित है। दिल्ली में क्या है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। और आगरा के अंदर क्या है? ताजमहल है, सभी अच्छे से जानते हैं, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये है राष्ट्रीय संग्रहालय और ये है भारतीय संग्रहालय, दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर, और भारतीय संग्रहालय की बात करें तो कोलकाता यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोलकाता यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद इस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ आपको मिलेगा? तो भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये क्या है? निहित किया गया है। अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति पद होगा, क्या है? राष्ट्रपति पद होगा, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति जी क्या हैं? अपनी शक्तियों का निर्वहन कैसे क्या करते हैं, यानी कि शक्तियां इनको इसी अनुच्छेद के द्वारा दी गई हैं कि कब ये आपातकाल लगा सकते हैं, किसको भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, कौन से विधेयक पे सिग्नेचर करेंगे नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी नहीं है? देखिए स्मार्ट सिटी 6-7 है मध्य प्रदेश की। इंदौर स्मार्ट सिटी में आता है, भोपाल आता है, ग्वालियर आता है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में भी नंबर 1 पे है, देश के जितने भी क्या है स्वच्छ शहर है उसके अंदर। बात कर रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जो सिटी है वो मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी में नहीं है? तो धार जो है एकमात्र सिटी नहीं है स्मार्ट सिटी में। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर है, इसके साथ साथ जबलपुर,
जबलपुर भी शामिल हैं, और एक दो और सिटी है यहाँ की। ये 3-4 आप इम्पोर्टेंट हैं तो आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कैनवास चित्रकारी के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। कैनवास, ये पेपर कैनवास है जिसके ऊपर चित्रकारी करती हैं, और वो कौन है, भील समुदाय से ये आती हैं, भील समुदाय से। इनको सभी जानते हैं, भूराबाई, इनका क्या है, बड़ा स्ट्रगल रहा है इन सारी चीज़ों में। तो ये क्या करती हैं, चित्रकारी करती हैं, और इसी चित्रकारी के चलते इनको पद्मश्री दिया गया है। कहाँ से आती हैं ये, तो ये आती है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से, झाबुआ जिले से ये आती हैं। तीजन बाई की अगर मैं बात करूं तो पडवाणी के लिए ये जानी जाती हैं, और इनका संबंध कौन से राज्य से है, तो ये आती हैं छत्तीसगढ़ से। पूछा गया था पहले भी। कपिल तिवारी, ये इनका लेख के लिए, देखिए भूराबाई है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है पुरस्कार, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिल चुका है। कपिल तिवारी जी की मैं बात करूं तो साहित्य के क्षेत्र में इनको क्या है, पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिला है इनको, तो यही पद्मश्री इनको दिया गया है, पद्मश्री, तो इनको भी पद्मश्री दिया गया है। इन्होंने कितनी पुस्तकों का क्या है, संपादन किया है, तो 39 पुस्तकों का क्या है, संपादन इन्होंने किया है, पुस्तक का संपादन इन्होंने किया है। नेक्स्ट, उपयुक्त सभी, तो ये गलत हो जाएगा, उपयुक्त सभी नहीं है। बात यहाँ पे हो रही है कैनवास चित्रकारी, और यहाँ पे अगर आ जाए पेपर चित्रकारी तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, भूरीबाई ही इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए, ये हो गए हैं अपने आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।